हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ सी टेट सेकेंड पेपर SST। ठीक है भाई। और SST का पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ, कैसे। ठीक हो। यहाँ से क्वेश्चंस आपका सी-टेट में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है भाई। तो पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी देख लेते हैं कि देखो, जब तक हम सी-टेट के SST की जो पोर्शन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम NCERT बुक की तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, आपको मैं बता दूं NCERT की जो, एक तो अब फ़िलहाल 6 क्लास की NCERT चेंज हो चुकी है। ठीक है। पर आपको अभी जो 6 क्लास की नई NCERT है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है। आपको पढ़ना है पुरानी NCERT। क्या पढ़ना है भाई आपको? ओल्ड NCERT। आपको ओल्ड NCERT बुक को ही अभी रेफ़र करना है, यानी कि पढ़ना है, क्योंकि इनसे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। आप सोच रहे हो कि न्यू NCERT से हमारे पास कोई भी कंटेंट नहीं है, तो उसके लिए आप परेशान मत होना। पहले आप NCERT की 6 क्लास की, 7 क्लास की और 8 क्लास की जो SST की बुक है, देखो प्रत्येक क्लास में 3 बुक है। कक्षा 6 में 6 बुक है, कक्षा 6 में 3 बुक है, और ऐसे ही कक्षा 7 में भी 3 बुक है, और कक्षा 8 में भी 3 बुक है। कुल मिलाकर के आपके पास, ठीक है भाई, कुल मिलाकर के आपके पास 9 बुक हो जाती है टोटल। कितनी हो जाती है? 9 बुक। फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि न्यू NCERT की जो SST की जो 6 क्लास की बुक आई है, वो अब तीनों क्लास यानी कि 6 क्लास की जो NCERT की बुक थी, ठीक है भाई, 3, उनको 1 कर दिया गया है। ठीक है। इस हिसाब से आपको यानी कि 7 बुक को पढ़ना पड़ेगा। पर आपको न्यू NCERT आपको बाद में पढ़नी है, पर आपको पहले ओल्ड NCERT पढ़नी पड़ेगी, जब भी आप समझ पाओगे। जब तक आप NCERT नहीं पढ़ पाओगे तो आप SST का पोर्शन क्लियर नहीं कर पाओगे, यानी कि आप SST में हमेशा आपके मार्क्स कम आएंगे और आप 1 या 2 नंबर से फेल हो जाओगे। ठीक है भाई। तो हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है भाई। इसमें मैं आपको सबसे पहले सिर्फ वे चीज़ें कराऊंगा जो क्वेश्चंस यानी कि एग्जामिनर जहाँ से वो आपसे बनाता है। ठीक है भाई। इसमें एक पॉइंट है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है भाई। लोग कहाँ रहते थे, यहाँ से वो क्वेश्चंस आपको यानी कि बनाएगा। एक तो कि ये कह रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाइए। क्या कह रहा? नर्मदा नदी का पता लगाइए। तो जो नर्मदा नदी है वो कई लाख वर्ष पहले, ठीक है भाई, इस नदी के तट पर रहते थे। यानी कि कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कौन रहते थे? अब आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ। कौन रहते थे? अब देखो, आपको यहाँ पता लगेगा जो आपके कौन थे भाई, आपके आखे टक थे। ठीक है भाई। जो आपके आखे टक थे, शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, उपरोक्ति, यानी कि सब क्या थे? आपके पुराने आखे टक थे। वो कई लाख वर्ष पहले ये तट पर रहते थे, जिनको हम क्या कहते थे? आरंभिक लोग। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे और आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अब वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं संग्रहण करते थे, जिन्हें वे जानवरों को आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। ठीक है भाई। तो कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट के पर कौन रहते थे? वे रहते थे आरंभिक लोग। ठीक है भाई, जिनको कुशल संग्राहक कहते थे।
और इनका काम था जानवरों का शिकार करना और फल फूल खाना। ठीक है भाई। एक 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट अगस्त 2023 में कि भाई सुलेमान और कीर्तर पहाड़ी पर आज से 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहली फसल कौन सी उगाई थी। ठीक है भाई, वो थी गेहूं और जौ। ठीक है भाई। अब से 8000 साल पहले स्त्री और पुरुष ने मिलकर के किस फसल का, गेहूं और जौ का फसल का उत्पादन किया था, वो कौन सी पहाड़ियाँ थी। वो थी सुलेमान कीर्तर पहाड़ी। सीटेट के अगस्त 2023 में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था भाई। ठीक है। अब इनका काम क्या था भाई, इनका काम था भेड़ बकरी पालना, गाय भैंस पालना, पालतू जानवर पालना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से है कि उत्तर और पूर्वी गारों में मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ है। ठीक है। विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है भाई, उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ है। यहाँ से किसके अवशेष मिले हैं, यहाँ से अवशेष मिले हैं कृषि के भाई। ठीक। और सबसे पहले यहाँ से जो फसल उगाई गई थी वो थी चावल। ठीक। और विंध्य के उत्तर में स्थित है ये। ठीक है भाई। आपका जो उत्तर पूर्वी की गारी पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से आप सबसे पहले कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो चावल थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब ये कह रहा कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। देखो भाई, सिंधु की सहायक नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती थी लगभग 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है भाई, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अब से 4700 वर्ष पहले जो सिंधु नदी के पास कौन से नगर बसे, तो वह है आरंभिक नगर भाई। आपके आरंभिक नगर बसे और समुद्री तटवर्ती इलाकों में इनका विकास कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। अब देखो, गंगा के दक्षिण में इसके आसपास की नदियों में क्षेत्र जो था वो प्राचीन था और इस प्राचीन क्षेत्र को मगध बोला जाता था भाई। ठीक। और यहाँ से बिहार में जो मगध है जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, और यहाँ एक बहुत शक्तिशाली शासक भी था, एक विशाल राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है भाई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रियों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी भाई। ठीक है। तो यहाँ से तो बस क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इतना ही पूछ सकता है। एक पॉइंट यहाँ से ये आता है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल थे। ठीक है भाई। दक्षिण एशिया में देखो, दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत जो आज का भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार। ठीक है भाई। ये थे दक्षिण एशिया में। अब कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 10 देश जो है वो दक्षिण एशिया में आज के में शामिल थे भाई। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा था लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है भाई, इसको दक्षिण एशिया को कहा जाता है उपमहाद्वीप। ठीक। और ये एक छोटा महाद्वीप था भाई। ठीक है, जिसके अंदर 10 देश शामिल है दक्षिण एशिया के अंतर्गत। ठीक है भाई। यहाँ से आपके क्वेश्चन वो पूछ सकता है।
अच्छा भाई, तो भाई यहाँ से आ जाओ देश के नाम। अब देश के नाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इंडिया को इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते थे तो इंडिया शब्द को इंडस से निकला है, और जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी कि संस्कृत भाषा में इसको सिंधु कहा जाता है, यानी कि सिंधु को संस्कृत भाषा में इंडिया को इंडस बोला गया है। ठीक है भाई। और ईरान और यूनान का पता लगाओ अपने एटलस यानी कि मानचित्र में। ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो ईरान और यूनान के लिए आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला भाई? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला? हिंदोस या इंदोस बोल रहा है भाई। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है? उन्होंने बोला है हिदोस या इंदोस। किन्होंने बोला है? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस या इंदोस बोला है। ठीक है भाई। और इस नदी के पूर्व में, यानी कि किस नदी के? सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या बोल रहा था भाई? इंडिया बोल रहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है भाई। जो उत्तर पश्चिम के वाले लोग थे मासी भरत नाम का प्रयोग करते थे। ठीक। और इनमें से एक समूह का नाम लिया जाता था। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? संस्कृत की आरंभिक ऋग्वेद में मिलता है भाई। ठीक। भरत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है भाई, इसका एक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है भाई। अब आ जाओ आप अतीत के बारे में। अतीत के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि पांडुलिपि क्या है भाई। पांडुलिपि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए एक प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द। और ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। ठीक है भाई। और ये पांडुलिपि ताड़पत्रों, यानी कि जो पांडुलिपि के ताड़पत्र थे, ये हिमालय क्षेत्र में एक उगने वाला वृक्ष है जिसका नाम है भुर्ज। ठीक है भाई। और इस भुर्ज के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब देखो भाई आपके सामने ये एक भोजपत्र वो है, मतलब एक छाल है भुर्ज पेड़ की, जिस पर ऋग्वेद के कुछ मतलब संस्कृत में बातें लिखी हुई है। ठीक है भाई। तो ये था एक, ये कहाँ मिलता था? हिमालय क्षेत्र में ही उगता है। ये जो भुर्ज पेड़ है ये हिमालय क्षेत्र में ही उगता है भाई। ठीक है। और इनकी पांडुलिपि आज भी मिली हुई है। ठीक है भाई। ये पांडुलिपि है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आज से लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक के शासक के आदेश का उत्तीर्ण करता है भाई। ठीक है। यानी कि इसमें जो अशोक शासक है उसके अभिलेख है, और ये अफगानिस्तान के कंधार के हिस्से से प्राप्त हुआ है भाई। ठीक। ये वाला जो शिलालेख है। और ये भाई यहाँ से औजार भी मिले हैं। औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, छानबीन, खुदाई में ये मिले हैं भाई। पक्की ईंट के कुछ धातु भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, जो आज नष्ट होगी इसमें। पुरातत्व जानवर, चिड़िया, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं भाई। जो पुरातत्व मतलब वैज्ञानिक होते हैं वे किनके अवशेष ढूंढते हैं? या तो जानवरों के, या चिड़ियों के, या मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे इन्हें जानने की मदद मिलती है कि भाई वनस्पति या अवशेष कितने पुराने हैं। ठीक है भाई, सॉरी।
पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों से इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें क्या कहते हैं? अतीत का अध्ययन। ठीक है भाई, इतिहासकार क्या कहते हैं? अतीत का अध्ययन कहते हैं भाई इनको। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013-14 में कि बीसी का पूरा नाम लिखिए। तो बीसी का पूरा नाम है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है भाई, बिफोर कॉमन एरा। और आज के समय में बीसी को बिफोर प्रेजेंट के नाम से प्रदर्शित करते हैं भाई। ठीक है, तो ये एक आपकी छोटी सी जानकारी थी भाई। इसमें आपका पहला चैप्टर था, ये पहला चैप्टर आपका पूरा हो गया भाई। इसके खास नोट्स मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे इसमें से खास नोट्स बन सकते हैं।